ये तो बीच में घुस गए। ऐसे हिंदी के मैंने नोट से एक और बनाई थी, वो भी इन्हीं के पास है। अभी आपकी आती है दूसरी नोट से। देखिए उत्तराखंड जिला सीरीज। पहला जिला आया था हमारा कौन सा, उधम सिंह नगर। तो जय हिंद दोस्तों। बहुत समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि मैं अपना इंटरव्यू दूं, लेकिन मैं इंटरव्यू क्या, इसको इंटरव्यू नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला नहीं है। नॉर्मल से एग्ज़ाम निकाले हैं, पटवारी, खनिज सहायक और फॉरेस्ट गार्ड। बस वो 1 साल तैयारी करके बस इतना है कि हाँ, मैंने 17 साल जॉब करी जो आर्मी में। वहाँ से आने के बाद 17 साल पढ़ाई का गैप करने के बाद जो एक साल के अंदर तैयारी करके जॉब निकाल ली, ये ठीक है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग, 1 साल में कैसे तैयारी कर सकते हैं? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। मतलब मैं पढ़ने में भी इतना होशियार नहीं था कि मेरी 10th में फर्स्ट डिवीज़न होगी। 10th में मेरी 45 से 50% के बीच में थी। इंटर में मेरी 45 से 50% के बीच में थी। तो मैं मोटिवेट तो जो लेना होना चाहे हो सकता है, जो नहीं होना चाहे वो अपनी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन मेरी पढ़ाई करने का तरीका क्या था जिस वजह से जॉब निकल गई, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो कोई है तो नहीं, तो मेरी जिया दी मुझसे सवाल पूछेंगी। बाकी क्या होता है, तो देखो आप बोलने में बहुत परफेक्ट है, ये पूछेंगी अच्छे से। आपको अभी से तो सभी जानते हैं मिस्टर एक्स आर्मी के नाम से, क्योंकि आपने अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तो अभी आप लोगों को सबको आपके बारे में शुरू से पता नहीं है, आपका बचपन कैसे बीता, क्या हुआ। तो आप शुरू से मतलब जब से आपको याद है आपकी स्टार्टिंग क्या हुई बचपन से, आप वो उस बारे में बताना शुरू करें। तो बचपन से तो मैं बताऊंगा तो, लेकिन उसमें तो बहुत लेट हो जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा। लेकिन बचपन में भी हाँ, अगर मोटिवेट होना चाहें तो बचपन में भी मैंने, जब मैं 10th में पढ़ता था और इंटर में पढ़ता था, शायद मैं इंटर में पढ़ता था, तब मैंने आर्मी की जॉब निकाली थी। दो जॉब, एक पिथौरागढ़ से भी और रानीखेत से भी। भले मैं पढ़ाई में कभी तेज ना हूँ, लेकिन मैं जब जॉब निकालने में आता हूँ तो मैं, मेरी किस्मत भगवान मेरा बहुत साथ देते हैं, मेरी निकल जाती है। 10th में भी मैं होशियार नहीं था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भगवान इंटर में भी मैं ऐसा ही था, पीछे रहता था। लेकिन हार्ड वर्किंग भी बहुत है, बहुत मेहनत करता है, दिल लगा के जितना पढ़ता है, दिल लगा के पढ़ता हाँ, ये है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। क्योंकि मेरे साथ जो इंटर में, जो 10th इंटर में फर्स्ट लड़के आए थे, वो भी नहीं निकाल पाए थे, वो भी गए थे भर्ती में, लेकिन उनसे नहीं निकली, लेकिन मेरे से निकल गई। भगवान ने मेरा साथ दिया उस समय। तो मैं बचपन मेरा, जिया दीदी को पता ही है, सभी को पता है, हमारा बचपन बहुत गरीबी में बीता। मम्मी ने भैंस पाल के, दूध बेच के, 4 बहनें हैं मेरी, बड़ी दीदियाँ हैं, एक मैं भाई हूँ, हमें पढ़ाया, हमारी पढ़ाई पूरी की, मतलब हमें अनपढ़ नहीं रहने दिया। नहीं तो आज गरीबी में क्या होता है, लोग बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। लेकिन हमारी मम्मी ने, पिताजी के नहीं होते हुए भी, हमारे साथ नहीं थे वो, तो तब भी हम सब के सब पढ़े और एक अच्छी नौकरी लगे। तो उसके बाद जब मम्मी, हम लोग 10th में पढ़ते थे, तो फिर जिया दी हो गई, सुनीता दी हो गई, मुन्नी दी, मेरी जितनी भी दीदा थी, गीता दी, सब ने प्राइवेट जॉब करके स्कूल पढ़ा के हमारी फीस, इस स्कूल के फीस की व्यवस्था की। बचपन में हमारे पास फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जब फीस डे होता था 15 तारीख को, तो हम 2-3 दिन तो स्कूल ही नहीं जाते थे कि फीस देनी पड़ेगी करके। तो हमारा मतलब बचपन इतना गरीबी में बीता है, तो क्या बताए, छोड़ो, जो बीत गया, जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन जब उसके बाद फिर हल्के हल्के कंडीशन सुधरने लगी, सबकी जॉब, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे, जिया दी आंगनबाड़ी में हो गई, गीता पुलिस में हो गई, मैं फौज में हो गया, तो हमारी घर की स्थिति ठीक हो गई। नहीं तो बचपन में बहुत गरीब भी था और बहुत काला भी था। अभी जॉब लगने के बाद कलर भी गोरा हो जाता, थोड़ा थोड़ा, मतलब ठीक दिखने लगता है आदमी जॉब लगने के बाद। तो ऐसा होता है। हाँ, मैं इंटर में पढ़ रहा था। हाँ, तो इंटर में पढ़ते पढ़ते भर्ती आ गई पिथौरागढ़ आर्मी की। तो जब मैं भर्ती में गया था, तो मैं सिर्फ 16 साल 8-9 महीने का था। तो उस समय मैं पहली भर्ती में गया था पिथौरागढ़। और किस्मत से मेरे साथ सब गांव के बड़े बड़े लड़के ही आए थे, मैं सबसे छोटा मैं ही गया था उनके साथ, सिर्फ घूमने। ना मेरे उस समय वेट था, ना मेरे उस समय चेस्ट थी। तो अंडर 18 में उस समय ऐसा होता था, 16.5 से 18 के बीच होता था, उसको माफ होता था। एक सेंटीमीटर हाइट माफ होती थी, 1 सेंटीमीटर 2 किलो वेट माफ होता था, और चेस्ट माफ होती थी। तो मेरे को उसी का फ़ायदा मिला। पहले दौड़ हुई सबसे पहले, और दौड़ में जितने भी धुरंधर थे सब फेल हो गए किस्मत से। वो पिथौरागढ़ का वो BRO वाला ग्राउंड देखा ही होगा आपने, कहीं चढ़ाई है। पर मैंने जब मैं दौड़ता हूँ ना, जो उस समय दौड़ा था, तो मैंने अपनी सारी परेशानियाँ, जो मेरी गरीबी, जो मेरे को मुसीबतें आती थी, स्कूल की फीस नहीं होती थी, और जो हमारी जो भी घर की प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को मैंने सोचा वो मेरे साथ चल रही है, तो मुझे उनसे आगे निकलना है। मतलब मेरे माइंड में सारी तकलीफें घूम रही थी, मैं दौड़ते जा रहा था, मुझे पता ही नहीं चला मेरे 4 चक्कर कैसे हो गए। मतलब कभी भी आप लोग अगर स्ट्रगल वाली ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो जो GD में जा रहे हैं, जो
SSC GD जो आर्मी में अग्निवीर में जा रहे हैं, दौड़ते समय हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के दौड़िए, आपकी दौड़ 100% निकलेगी। तो जब मैं पिथौरागढ़ फर्स्ट बार भर्ती में गया था ना, तो भर्ती में जाने के लिए पैसे तक नहीं थे हमारे मेरे पे पैसे तक भी नहीं थे, और इतना छोटा था कि सब बोलते थे भाई भर्ती जा रहा है, निप्पल तो ले जा अपने साथ दूध पीने के लिए। मतलब मैं बहुत ही 46 किलो वेट था, सोच लो मेरा। तो 46 किलो वेट में मैं भर्ती में चले गया, क्योंकि मुझे पता था फौज में 48 किलो चाहिए। मुझे उस समय ये भी पता नहीं था कि अंडर वेट में माफ हो जाता है, लेकिन घर वालों ने बोला, वंडर बूबू मेरे बूबू हैं जिनने बहुत हेल्प की हमारे स्कूल टाइम में भी। और उस समय जब पिथौरागढ़ फर्स्ट भर्ती में गया था, तो उनने टिकट जो उस समय होता था, जितना भी होता था, आने जाने का खर्चा उन्हीं ने दिया। तो उनने बोला जाओ घूम के आओ, मम्मी ने बोला, दीदी ने बोला घूम के आ, कोई बात नहीं, भर्ती होगा नहीं होगा, एक बार देख के तो आ, आगे टाइम में तो तैयारी तो करनी है फौज की। तो मैं चले गया उस 46 किलो वेट के साथ, और चेस्ट थी बहुत ही कम थी, चेस्ट 1-1.5 सेंटीमीटर कम थी, उसके साथ चल दिया पिथौरागढ़ भर्ती देखने। हमारा हुआ वेट 8 हाइट हुआ, तो मेरा 46 किलो वेट था, तो 2 किलो अंडर 18 में मुझे माफ़ कर दिया, और चेस्ट भी 1 सेंटीमीटर माफ़ कर दी। तब जाके मैं भर्ती हो गया, और मेरा हार्ट बीट भी बढ़ने लग गई थी। डॉक्टर ने फिर दोबारा बुलाया, पता नहीं डॉक्टर के मन में क्या ख्याल आया, और दोबारा बुलाया तो हार्ट बीट भी मेरी सही हो गई। उनने मुझसे अच्छे से बात की, डॉक्टर जो भी थे बहुत अच्छे थे। तो उस समय शुरू में आदमी डरता है ना, बाद में जैसे जैसे डॉक्टर ने बात की तो मेरी हार्ट बीट भी सही हो गई, हार्ट बीट में भी पास हो गया मैं। ऐसे करके मेरी किस्मत ने भी बहुत साथ दिया, और भगवान की कृपा मेरे पे बचपन से ही थी। फिर रिटर्न में फिर मेरी किस्मत ने वही जो हर जगह होता है, किस्मत मेरी रिटर्न में पता नहीं क्या काम करती है सरकारी जॉब में। मैं पिथौरागढ़ में जो आर्मी में 2004 में मैंने पहली भर्ती दी थी, 16 साल 9-10 महीने की उम्र में, वो मैंने निकाल ली। फिर उसके तुरंत 2-3 महीने बाद रानीखेत में आई, वो भी मैंने सेम वही दौड़ में भी ऐसे किया और रिटर्न में भी ऐसे किया, वो भी निकल गई। तो मैं 2004 में भी 2 जगह से भर्ती हुआ था फौज में, पिथौरागढ़ और रानीखेत से। फिर मैं रानीखेत से किया क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट में जाना था मुझे। उसके बाद मैंने सब कुछ सही भी था फौज में भर्ती होने के बाद। तो फिर तुम्हें पता ही है इंसान का ठीक ठाक हो जाता है थोड़ा, और हमारा कंडीशन भी अच्छी हो गई। जिया दी लोग भी मस्त सब कमाने लग गए, सुनता दी, मुन्नी दी, गीता दी, सब लोग कमाने लग गए। हमारे घर की स्थिति सुधर गई। और फिर उसके बाद कब पता ही नहीं चला कब मैं 26 साल का हो गया। 2004 से लेके 2015 तक खूब एंजॉय किया मैंने। छुट्टी आता था, एक भी दिन छुट्टी, लोग फौज में छुट्टी जमा करते हैं 300 दिन 400 दिन 300 दिन जमा होती है। मैं जब पेंशन आया तो मेरी छुट्टी से 30 दिन जमा थी। मैंने छुट्टी कभी बेचना बोलते, मतलब बेचना नहीं बोलते, उसको जमा करना बोलते हैं। मैंने कभी छुट्टी जमा नहीं की। मैंने बहुत इंजॉय किया, लाइफ को मस्त करके इंजॉय किया आर्मी में जब तक मैं फौज में था। और छुट्टी आता था दोस्तों के साथ, रवि, सुनील, अज्जू, नितिन, पंकज, हम लोग घूमते थे फिरते थे खूब। और फिर कब 26 साल हो गए मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद इन्होंने, घर वालों ने लड़कियां देखना शुरू किया। फिर नेपाल में जिया दी को एक लड़की पसंद आई, मैं भी गया तो मुझे भी पसंद आई। फिर रिश्ता लेके गए, शादी हो गई। तो उसके बाद शादी हो गई, फिर मेरे पेंशन आने का टाइम भी शुरू हो गया। मतलब जब मैंने शादी की मेरे पेंशन आने के सिर्फ 4 साल बचे थे। लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने इंडिया से शादी क्यों नहीं की। तो इंडिया में बहुत लड़कियां देखी, पर होता है जहाँ लिखा होता है वहीं शादी होती है। किसने, बहुत ने हमें मना किया, कहीं कुंडली मिली, कहीं कुछ हुआ। और फिर लास्ट में फिर ये भी मैंने शादी बहुत लेट की, इसलिए भी की क्योंकि पुराने घर में कमरे नहीं थे तो रहने के लिए जगह नहीं थी। ये जो नया घर देख रहे हैं आप, ये 2015 में बना हुआ है। तो फिर इस घर बनाने, मैंने सोचा जब तक नया घर ना हो तब तक कोई लड़की आएगी तो पुराने घर में एडजस्ट कैसे करेगी। तभी मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैं नए घर में ही शादी करना चाहता था। और जियादी ने भी बोला कोई किसी लड़की को हम ला रहे हैं तो उसको कम से कम ये तो लगना चाहिए कि मेरा घर हाँ थोड़ा ठीक ठाक है देखने लायक। तभी मैंने घर बनाया, उसके बाद शादी की। और फिर उसके बाद शादी करने के बाद फिर कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं हुआ शादी करने के बाद। फिर क्या हुआ, हाँ, फिर मेरे 4 साल रिटायरमेंट के बचे थे। तो फिर मन में मेरे प्लान था कि मैं रिटायरमेंट जाने के बाद बिजनेस करूँगा या दुकान खोलूँगा। तो फिर क्या हुआ, फिर ये रिटायरमेंट आना चाहता था। कई मतलब बहुत लोगों के घर वाले मना करते हैं, पर मुझे पता था कि ये आर्मी में कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है? क्यों नहीं कंफर्टेबल है? मतलब अच्छा नहीं लगता था इसे, मुझे भी जो मेरी जिंदगी थी, नहीं मुझे आर्मी में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरी जो वो है कि मैं खुल के लाइफ जीना चाहता था। लेकिन आर्मी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो लाइफ खुल के नहीं जी सकते, क्योंकि आर्मी एक ऐसी संस्था है ना, अगर आपके बगल 50 मीटर में मेला लगा है तो आप उस 4 दीवारी आर्मी को क्रॉस करके मेले में नहीं जा सकते कि मेला लगा है वहाँ घूम के आ जाऊँ, देखने आ जाऊँ। सबसे बड़ी बात है आलसी आर्मी में ज्यादा जल्दी उठाते होंगे, दौड़ाते होंगे, तभी नहीं, बहुत ड्यूटी दे रखी है हमने, बहुत कुछ कर रखा है। लेकिन ये होता है यार, देखो 17 साल जॉब करना बहुत होता है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ भी जीनी थी। थोड़ा मुझे घूमना था, फिरना था, थोड़ा उत्तराखंड देखना था, जानना था। मैं घूमने को पूरा ऑल इंडिया आर्मी में घुमा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 4 दीवारी के अंदर और वो मेन हाईवे में, बस गाड़ी जाती है फौज की, हाईवे जाती है सीधे
आर्मी के कैंट के अंदर घुसती है, उसके अलावा हम कुछ नहीं देख पाते हैं। खाली सिर्फ हम इंडिया नाम के लिए घूमते हैं, रोड घूमते हैं और फौज की लोकेशन घूमते हैं। बाकी जो सिविल्स जो चीज़ें देखने की होती हैं वो हम नहीं देख पाते। मम्मी तो चाहती थी कि आर्मी में और मैंने जॉब सोचा मैं करे। थोड़ा, और ये लोग सब चाहते थे, मैं तो नहीं जिया नहीं चाहती चाहती थी, मम्मी लोग सब चाहते थे कि सूबेदार बन के आए, लेकिन मैं चाहता था मैं 17 साल सिपाही की नौकरी करूं, उसके बाद अपनी थोड़ा बहुत लाइफ भी जीऊं, परिवार के साथ क्योंकि रहूं। मुझे शाम यकीन का था घर में 101% ये जॉब निकालेगा पर उत्तराखंड मुझे में। यकीन था कि मैं दुकान खोलने आया था कि मैं दुकान खोल लूंगा, मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। लेकिन जिया जी ने बोला चलो पढ़ाई कर लो, तो मैंने पढ़ाई की तैयार, बहुत बातें हो गई है, वीडियो लंबी बन जाएगी। अब मैं बताता हूँ यहाँ के बाद उत्तराखंड की तैयारी कैसे शुरू की। तो मैं फर्स्ट में मैं दुकान खोलने के उससे आया था, तो जिया दी मेरे लिए किताब लेके आ गई कि हमने जो पैसे पहुँच के थे और जो जमा किए हुए थे उसकी ज़मीन खरीद ली कहीं खेती वाली। अब दुकान के लिए कोई जगह पैसे नहीं बचे हैं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये किताब लेके आ गए। तो फिर मैंने देखी, वो परीक्षा वाणी थी और वो एक बुक थी, वो जो उत्तराखंड के 50-60 पेपर वो पिछले साल के आए हुए थे वो थी। तो मेरे को एक महीना मैंने घर में ही तैयारी की। मैं आया था 2021 अक्टूबर में रिटायर, तो नवंबर दिसंबर तो मेरा ऐसे निकल गया। तो फिर 2022 आ गया। 2022 में दिसंबर में मैं एक महीना किताब उससे पढ़ी परीक्षा वाणी, उससे मुझे समझ में नहीं आता कुछ। फिर 2022 जनवरी आया तो मैंने खटीमा में कोचिंग, मैंने कहा ऐसे याद नहीं हो रहा है, किताब के छोटे छोटे अक्षर मेरे घूमे जा रहे थे, चारों तरफ घूमे जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता कुछ क्या है, क्या लिखा है क्या लिखा है। तो वही सेम लुइसेंट भी रखी थी मेरे पास, मुझे उससे पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आया। अब अगर आप परीक्षा वाणी, लुइसेंट और तीसरी क्या थी जो भी है किताबों से पढ़ के सोच रहे हैं कि आप निकाल लेंगे, तो नहीं, आपको एक बार माहौल देखना है। हाँ, सेल्फ स्टडी करके भी लोग निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं माहौल देखने गया था कि वहाँ कैसे पढ़ाई करते करके। जब मैं कोचिंग गया तो मुझे पता चला कि हाँ, हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स अपने हाथों से बनाते हैं। उससे पहले तक मैं एक पेन भी नहीं खरीदी थी कि मैं लिखता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा था बस। तो फिर मैं कोचिंग जाने से मुझे ये फ़ायदा हुआ, मुझे लिखना, मुझे पता चला कि नोट्स बना के याद किया जाता है। तो फिर मैंने हिस्ट्री के नोट्स अलग बनाए, ज्योग्राफी के अलग बनाए, हिंदी के अलग बनाए, उत्तराखंड के अलग बनाए। सर भी अलग अलग पढ़ाते थे ना, क्योंकि 1 घंटा उत्तराखंड पढ़ाते थे, तो अलग अलग कॉपी हम खुद निकाल लेते थे कि अब उत्तराखंड आ गया, अब उत्तराखंड लिखना है, अब हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री लिखनी है। तो फिर जब मैं फर्स्ट बार कोचिंग में गया था, पहला टेस्ट शनिवार को होता था, तो मेरे आए थे उस दिन 23 नंबर, और 6 महीने जब मैंने कोचिंग कर ली तो मेरे उस दिन आ गए थे 52-53 55 नंबर तक आने लग गए थे शनिवार को, जो टेस्ट होते थे हर शनिवार को। तो फिर मैंने कहा चलो 55 नंबर में तो फौजी निकल जाते हैं भाई, अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब अपने ऊपर ध्यान देना, कोचिंग नहीं जाना है। तो मैंने 6 महीने में कोचिंग बंद करके 6 महीने मैंने सेल्फ स्टडी की। क्योंकि घर में बच्चे पढ़ने नहीं देते। मैं अपनी कोचिंग के दौरान की बात बताता हूँ। जब मैं कोचिंग करके आता था तो संस्कृति थी, कमरे में, जिस कमरे में मैं स्टोर वाले कमरे में पढ़ता था, तो स्टोर का दरवाजा पापा पापा करके खटखटाती थी। तो मुझे घर में बिल्कुल पढ़ाई मतलब जीरो हो गई थी। मैं सिर्फ कोचिंग में पढ़ता था, बाकी घर में आता था तो संस्कृति पढ़ने नहीं देती थी। और फिर रात को 10-11 बजे सभ्यता भी पैदा हो गई थी उसी समय। फिर तो 2 बच्चे और मेरी पढ़ाई, बिल्कुल मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था टाइम। कोचिंग सिर्फ 3 घंटा कोचिंग का पढ़ता था बस। फिर मैंने कहा अब फिर कुछ टाइम किशन मामा का नया घर बन रहा था, उनके यहाँ भी जाता था, लेकिन क्या घर में तो आप घर के नज़दीक हो तो किसी ना किसी काम से घर बुला ही लेते हैं घर वाले। तो मैंने कहा ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर मैंने कोचिंग सब बंद करके घर को छोड़ के 6 महीने के लिए मैं सितारगंज, एक रितनेश दा उनके साथ, उनकी फैक्ट्री थी, उनके बगल वाला कमरा जो मैनेजर थे तो खाली था, तो उन्होंने उस कमरे में मुझे रखा। और मैंने वहाँ 6 महीने उस कमरे से बाहर भी नहीं, मतलब बाहर निकला, वॉक करने जाता था, मतलब उसी फैक्ट्री के चारों ओर। ना मैंने वहाँ 6 महीने कोचिंग ली, ना मैंने कुछ किया, बस जो मैंने नोट्स बनाए थे उन्हीं नोट्स को और सुधारा। मेरा क्या होता था, मैं नोट्स जब मैं किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बना रहा हूँ ना, उसमें 3-4 पेज, जैसे उत्तराखंड का नोट्स बनाया मैंने, तो उसमें चंपावत जिला है, तो मैं हर जिले के पीछे 3-4 पेज छोड़ देता हूँ उधम सिंह नगर। फिर जो भी उसमें कहीं से भी सवाल मिलेगा, कोई पुराना एक पेपर देख लिया, यूट्यूब में देख लिया, तो उस सवाल को मैं लिख देता हूँ बचे हुए, मतलब उस चंपावत वाला सवाल चंपावत वाले ही नोट्स में आएगा। तो ऐसे करके मैं हर हिस्ट्री में भी, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म में भी एक पेज छोड़ देता हूँ पीछे। कोई भी सवाल आएगा जैन धर्म से कहीं से लटकता हुआ पटकता हुआ, कोई पेपर में आ गया, यूट्यूब में दिख गया, तो उस पेज में एंट्री हो जाएगा। तो ऐसे करके मेरे हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के पूरे, मतलब जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हो सब उसमें टॉपिक में होंगे। जैसे मैंने हिस्ट्री के नोट्स अलग बनाए थे, शुरुआत की थी जो मैंने बताया था आपको, अभी बताऊंगा अभी जब कि कैसे मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, कैसे हिंदी के बनाए थे, और कैसे सभी सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे। लेकिन वो नोट्स ले गया मेरा दोस्त है, फौजी रिटायर, वो भी हल्द्वानी रहता है, वो ले गया, उससे मैंने मंगाया। वो दिवाली में घर आया छुट्टी, तो दिखाऊंगा अभी आपको मैं थोड़ी देर में, तो कैसे मैं नोट्स बनाता था। तो कभी भी आप तैयारी करो, मैंने वो 6 महीना मैंने उन नोट्स को, उन सब्जेक्ट को
जो 6-7 बुकें थी मेरे पास, मतलब बनाए हाथ से नोट से थे 6-7, हिस्ट्री का अलग उसका अलग जो भी थे, मैंने उसको 6-7 बार रिपीट कर दिया 6 महीने के अंदर। हर महीने मतलब मेरा एक बार रिपीटेशन पूरे पे के पूरा हो जाता था। एक बार मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में हिस्ट्री के नोट्स पढ़ लिए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी के पढ़ लिए, उसके बाद उत्तराखंड के पढ़ लिए, उसके बाद हिंदी के पढ़ लिए, एक महीना खत्म, फिर दोबारा से शुरू हिस्ट्री, फिर दोबारा से शुरू तीसरे महीने, ऐसे करके मैंने उनको 6-7 बार पढ़ लिया। तो मतलब मेरे को वो नोट रट गए बोलो, याद हो गए बोलो, कुछ भी बोलो, 6 महीने में मतलब उस नोट से जो भी क्वेश्चन आते वो मेरे से नहीं छूटते फिर। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो फिर मुझे एक साथ वाला मिला था, उसने बोला यार फौजी तो 50-55 नंबर में पास हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये चीज़ गलत है, ये मुझे तोड़ना लोगों की फौजी 50-55 नंबर में पास हो जाते हैं। इसलिए मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी कि मेरी भी पटवारी की जो जर्नल की कट ऑफ थी वही मेरे उतने ही मेरे नंबर भी थे, मतलब जर्नल की कट ऑफ में ही मैं भी था। तो मतलब ये जो भ्रम होता है आजकल, तो ये कतई बिल्कुल नहीं चलता है। फौजी भी सोच रहे होंगे मैं आऊँ रिटायर और 50-55 नंबर में पास हो जाऊँ, ये नहीं होता। आजकल के फौजी भी जनरल के बराबर ही नंबर ला जा रहे हैं भाई। आजकल फौजियों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो फौजी रिटायर आ रहे हैं ना, उनके लिए मैं बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे फौजी हो गए, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। हमने तो पटवारी निकाला एक दिवसीय, यहाँ यूपीएससी भी निकाल ले रहे हैं, इतने खतरनाक फौजी हैं। तो फौजी को कभी हल्के में ना ले। और हाँ, ये बात भी है। और नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी बोलते हैं, नौकरी के बाद भी बहुत शादी होने में बहुत आपको लड़की मिलने में बहुत परेशानी होती है। आजकल नौकरी लगने के बाद भी लड़कियां नहीं मिल रही उत्तराखंड में, तो खासकर ऐसा ही हो रहा है। और फिर भी अच्छे से तैयारी करें और पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी पाएं। 3 जॉब निकाली इसने बच्चों को बता। हाँ 3 तो पटवारी के बाद फॉरेस्ट गार्ड थी वो भी निकल गई, और करी स्ट्राइक थी वो भी निकल गई, लेकिन फिर पटवारी सबसे अच्छी है और गेट पे भी अच्छा था, पटवारी में गया। 2 बार भर्ती हुआ। हाँ ठीक है, इनके पहले बता दिया मैंने। तो पढ़ने का तरीका अभी मैं आपको बता दूंगा। मैंने पढ़ने का तरीका क्या था, बस नोट्स। सबसे पढ़ने का तरीका कुछ नहीं होता, किताबों से याद नहीं होता, अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स बनाएं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बनाएं। और जो आपका सिलेबस आता है ना, किसी भी एग्जाम का एक सिलेबस होता है, उसको फोटोकॉपी करा के लटका दें। उस सिलेबस में सबसे ऊपर जो टॉपिक दिया होगा उसको सबसे पहले एक नोट्स बनाएं, उसको लिखें, उस टॉपिक को पूरा खत्म करें। फिर दूसरा टॉपिक जो है उसको पकड़ें, उसको नोट्स में लिखें, उसको खत्म करें। ऐसे करके पूरे टॉपिक से हिंदी के दिया तो हिंदी के पूरी एक नोट्स बुक बना के पूरे टॉपिक खत्म करते हैं। फिर हिस्ट्री के टॉपिक निकालें, हिस्ट्री के टॉपिक में जो सबसे ऊपर वो दिया हुआ है, सबसे पहला टॉपिक दिया उसको लिखें, हिस्ट्री के अलग बनाएं। हाँ, फिर दूसरे टॉपिक हिस्ट्री के नोट्स खत्म कर दिए, पूरे टॉपिक खत्म कर दिए, हिस्ट्री के नोट्स पूरे बन गए, उस किताब को बंद करें, अलग रखें। फिर तीसरा टॉपिक निकालें भाई, जनरल जीएस से क्या क्या टॉपिक दिए हैं। फिर जीएस से वो टॉपिक एक एक करके निकालें। एक नोट्स बुक में फर्स्ट पेज में लिखा है जीएस का पहला टॉपिक ये है, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब लिखें, दूसरा लिखें, तीसरा लिखें, फिर जीएस की बुक भी खत्म कर दो। फिर ऐसे करके उत्तराखंड की बनाओ। उत्तराखंड की तो जिला से शुरुआत करो, कोई भी जिला एक चुन लो आप, चंपावत से या गढ़वाल से, पहला जिला, उससे शुरुआत करते रहो। 13 जिले की एक अलग अलग बनाओ, जैसे अभी मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। और ऐसे करके मतलब अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स से ही याद करो, उसी में से क्वेश्चन फंसेंगे। और हर बनाए हुए नोट्स के पीछे 2-2, 3-3 पन्ने खाली छोड़ दो, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कहीं आपको कोई क्वेश्चन मिले तो उसमें फिर से भर दें। जितना आप लिखेंगे, जितने क्वेश्चन आप पकड़ पाएंगे, ये बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा मत लिखो कि याद ही ना हो। एक दिन उसी में जितना ज़्यादा लिखो, जितना ज़्यादा नोट्स बना लो, आपकी एक बार नज़र पड़नी चाहिए, वो याद ना भी हो ऑप्शन में दिख जाता तो वो आपका करेक्ट हो जाता है। जैन धर्म से जौ से लेके लास्ट न जैन तक जितने क्वेश्चन है सारे के सारे लिख दो। कहाँ से आएगा, टॉपिक में दिया है जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही ना, उससे क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा आपके नोट्स में, तो वो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, नया क्वेश्चन तो बनेगा नहीं कोई। पूरे मतलब टॉपिक प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए वो रट दो। उसमें कोई दिख रहा है आपको जैन धर्म का और आपने नोट्स में लिखा है, वहाँ से पकड़ो, वहाँ लिख दो। यूट्यूब में देखो जैन धर्म से बौद्ध धर्म से कोई पूरा पढ़ डालो, यूट्यूब निकालो, जैन धर्म करके सर्च मारो, पूरा दे देंगे। आप देखो अरे इसमें तो एक नया बता दिया इसने, मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा है, वहाँ लिख दो उस समय। वैसे हिस्ट्री में करो, मुगल काल में देखो क्वेश्चन, मुगल काल में भी सीनियरिटी से लिखना है, पहले कौन सा राजा आया, फिर उसके बाद कौन सा सम्राट आया, वैसे सारे सीनियरिटी से लिखना है। तो सीनियरिटी से लिखे हुए ही नोट्स बनाने हैं, यानी एक बार तुम सीधे चले गए जैन धर्म में, दोबारा आ गए सीधे मुगल काल में, तो नोट्स पूरा खराब हो जाते हैं। सीनियरिटी से लाओ, जहाँ से हिस्ट्री का शुरुआत हुई है वहाँ से लेके लास्ट देश आज़ाद होने तक लास्ट पन्ने में आना चाहिए पूरा। क्या बोलते हैं उसको, रैंडमली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो सीनियरिटी बोलते हैं, तो उससे नोट्स बनाएं। और कुछ छूटा है क्यों दीवार में लटकाएं नक्शे बना के, हाँ, पूरी दीवार गंदी जो करें। मेन नक्शे होते हैं, जो नदियाँ, पर्वत, पहाड़, बंदरगाह, वर्ल्ड के मैप, ये सब नक्शों में ही अपने हाथ से बनाए और नक्शों को दीवार में चिपका दे, ताकि आपकी रोज नजर पड़ते रहे। पहले तो अपना स्टडी रूम पक्का बनाए घर में, ऐसे कुछ भी नहीं है आपके पास, खाली कहीं बैठ के पढ़ जा रहे हो, कभी लेट के पढ़ जा रहे हो, सबसे पहले आपके पास स्टडी रूम होना
बहुत जरूरी है। इसने स्टोर रूम में पढ़ा था, इसका जो मैंने- हमारा स्टोर रूम था इसी में स्टडी रूम मैंने स्टोर रूम का स्टडी रूम बनाया था जब तक यहाँ था। 6 महीने कोचिंग करता था, शाम को स्टोर रूम में जितना भी बच्चे पढ़ने देते थे, मुझे भी मन नहीं करता था कि मैं बच्चों को छोड़ के जाऊँ और वहाँ स्टडी करूँ सितारगंज में जाके कमरे में बंद हो के। लेकिन अगर आपको नौकरी लेनी है तो घर की मोह माया सब त्यागनी पड़ेगी। उस समय सभ्यता 2 महीने की थी जब मैं यहाँ 6 महीने वहाँ गया था, सितारगंज पढ़ने गया था। मुझे बहुत याद आती थी, लेकिन मैं फिर भी गया पढ़ने, क्योंकि मुझे पता था 6 महीने अगर जम के पढ़ लिया तो उसके बाद जॉब निकल ही जानी है। क्योंकि और कोचिंग 6 महीने से ज़्यादा ना करें। कोचिंग 6 महीने सिर्फ इसलिए होता है कि आपको समझने के लिए कि भाई हाँ सर कैसा पढ़ा रहे हैं और हमें कैसा पढ़ना है, साथ वाले बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, आजकल क्या चल रहा है। तो अगर मैं कोचिंग नहीं जाता, मुझे पता ही नहीं चलता कि अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट के अलग अलग वो बनाने में, तो वही किताब से परीक्षा वाणी से ही पढ़ते रहता, वही मार्क करते रहता किताबों में ही। लेकिन मैंने वहाँ जाके सीखा कि नोट्स बनाने हैं और अलग सब्जेक्ट के अलग बनाने हैं। मैं बहुत बार जोर दे रहा हूँ, नोट्स बनाने हैं, अलग सब्जेक्ट के अलग बनाने हैं। जो सिलेबस में टॉपिक हैं उसको सीनियरिटी वाइज, पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक इस तरह से बनाने हैं। बस इन 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और जो नोट्स बनाए हैं उसको 4-5 बार रिपीट करके याद करना है, तो आपकी जॉब 100% निकलेगी। बस इसके बाद मैं कुछ नहीं, इसके बाद क्या बोलूँ, बार बार क्वेश्चन पूछते हो कैसे तैयारी की। सबसे पहले तैयारी करने से पहले आप 6-7 किताबें खरीद के लाएँ, एक कॉपियाँ खरीद के लाएँ। एक हिस्ट्री के लिए, एक ज्योग्राफी के लिए, एक हिंदी के लिए, एक उत्तराखंड के लिए, एक जीएस के लिए, एक एक्स्ट्रा कुछ भी और बच गया होगा, बहुत कुछ बच गया होगा, अभी मैं भूल गया क्या क्या बनाए थे मैंने नोट्स। बुक क्या की बनाई थी और क्या होता है जो भी आता होगा, ऐसे करके सब सब्जेक्ट के अलग अलग बनाएं। और फिर एक सबसे पहले जो सिलेबस दिया है जॉब का उसको भी फ़ोटोकॉपी करा लें और उसी के हिसाब से बनाते रहें, याद करते रहें। किताबों के भरोसे ना रहें। किताब तब होती है जब आपका कोई क्वेश्चन अटक गया या नहीं आ रहा है, तब किताब को खोलें, हाँ ये तब वो किताबें काम आती हैं। बाकी किताबों से याद भी नहीं होता, वो छोटे छोटे अक्षर कभी दिमाग में घुसते भी नहीं हैं। जो आपके लिखे हुए होंगे वही आपके दिमाग में घुसेंगे। और एक ही नीली पेन से ही ना लिखें, कलर लाल पीला नीला, जैसे मैंने नोट्स में अभी दिखाऊंगा आपको। लाल पीला कलर जो अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको ये आ सकता है, उसको लाल पेन से लिख दें, और जो नॉर्मल है उसको नीले पेन से लिखते रहें। और जैसे हेडिंग है गौतम बुद्ध और मुगल काल, ये इन चीज़ों को अच्छे अंडर मार्क करके लिखें। कोई अच्छे क्वेश्चन है उनको अंडर मार्क करके लिखें। और लास्ट में हर टॉपिक के बाद 1-2 पेज छोड़ दें ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी मिले तो वहाँ पे लिख दें। और नोट्स से ही पढ़ें, किताब से कभी ना पढ़ें, नोट्स से ही पढ़ें। और मैप लेकर आएँ, मैप से जो जो नदियाँ फदियाँ, पर्वत बंदरगाह, सूर्य भगवान, जो ग्रह हैं 9 ग्रह, और ये सब मैप में याद करें। ये याद करने की चीज़ें नहीं है, ये मैप में बना के याद करने की चीज़ें। आप 2-3 बार ये छोटे वाले मैप में बना दोगे ना, ये नदियाँ पर्वत याद हो जाती है। और बड़े वाले चार्ट में बना के रख दोगे ना, रोज़ देखते रहोगे, वैसे इनको तो कभी नोट्स में याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप ये चार्ट में बना के रख दोगे तो बस। और हमें भी याद हो गया, नदियाँ वदियाँ हमें भी याद हो गई थी, इनके कमरे में हम जाते रहते थे, बस हो गया। देखेंगे तो नजर पड़ते ही आप दोबारा भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज बार बार दिखेगी आप उसे भूल नहीं सकते। बाकी अपने लक्ष्य पे फोकस करें। कभी मैं बिजनेस कर लेता हूँ, कभी मैं दुकान खोल लेता हूँ, ये सारी चीजों को भूल जाए भाई। अगर आपको जॉब करनी है तो फुल फोकस, तो सिर्फ जॉब पे ध्यान दें। जॉब करनी है तो पढ़ाई पे ध्यान दें फिर, और कम से कम 6 घंटा जरूर पहली बात तो जब आदमी पढ़ने में आता है ना, वो 1 घंटा नहीं देखता कितने घंटे पढ़ रहा हूँ। उसको जब फ्री टाइम होता है वो पढ़ता है, वॉक करता है, पढ़ता है, वॉक करता है। 2 ही काम होते हैं जब स्टडी कर रहे हो ना, पढ़ना, वॉक करना। जो बोलते हैं मुझे घर के भी जिम्मेदारी उठानी है, भाई आप जॉब लगने के बाद 1 साल आप कहीं से भी उधार लेके नहीं भी जिम्मेदारी उठाओगे, तुम्हारे घर वाले मार नहीं देंगे। भाग जाओ 1 साल घर से, भाग जाओ। जिम्मेदारी जिसको उठानी है नहीं उठाएगी कोई। 1 साल में किसी को कुछ नहीं होने वाला। 1-1.5 साल 2 साल अपनी जिम्मेदारियों को रखो साइड में। आपके वहाँ कोई बैग है होगा, उसमें डाल के चैन लगा के बॉक्स में ताला लगा के रख दो जिम्मेदारियों को। 1.5 साल मन भर के तैयारी करो, और तो उसके बाद जिम्मेदारी उठाने के लिए आपकी जॉब लग जाएगी। फिर डबल जिम्मेदारी उठाना, आस पड़ोस की भी उठा लेना, फिर सबकी उठा लेना, ठीक है। मैं किसी की नहीं उठाता, मैं तो अपनी खुद की उठाता हूँ बस। और कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझसे, पूछ सकते हैं। नहीं, हमें तो आपका संघर्ष आपको देखा है तो हम क्या ही कहें। संघर्ष क्या होता है, मैंने देखो इतनी बड़ी जॉब भी नहीं निकाली है, पर मैं जितने मैंने मजे लाइफ में एंजॉय किया, लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन एंजॉय करने के बाद अचानक 1 साल के अंदर मैंने ठीक ठाक जॉब नहीं, मुझे बहुत डर लगता था ना कि रिटायर आएगा, बिगड़ जाएगा। मतलब मैं इसके रिटायर आने से मैं आदी हो गई थी टेंशन से। और वो भी करेगा क्या? ये गलतफहमी दूर की है कि आप फौजी 50-55 नंबर पास जाते हैं। मेरे 76.5 नंबर थे पटवारी में, आप कट ऑफ देख सकते हैं चंपावत एक्स आर्मी की। और जर्नल भी उतनी जा, कहीं कहीं 75 भी गई है। तो ये है कि मैंने ये भ्रम तोड़ दिया है कि
फौजी 50 नंबर में पास हो जाते हैं। और आजकल तो होते भी नहीं, आजकल तो सभी 70 नंबर से ऊपर ला रहे हैं। आजकल के तो और भी खतरनाक फौजी हैं अभी जो बन रहे हैं। और क्या, बाकी अपनी 100% तैयारी करें। अपनी 100% तैयारी करें। कोई और हेल्प होगी तो हमसे हेल्प ले सकते हैं। कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। फेसबुक में पुष्कर चंद नाम से मेरी आईडी है, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की कमेंट में नंबर नहीं दे सकता मैं किसी को। फेसबुक में पुष्कर चंद नाम की आईडी से मांग सकते हो, मैं मैसेज में नंबर भी दे दूंगा। कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। अभी चंपावत में पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ पटवारी में कोई किसी को कोई काम होगा पटवारी की जॉब से रिलेटेड, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और इसके साथ ब्लॉग की समाप्ति करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? जिया दी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार। ना। जिया दी नहीं होती तो मैं शायद अभी दुकान खोल के बैठा होता, बिक्री हो भी नहीं रही मैं होती। खोलने नहीं देती इसको दुकान, ये लायक है ही नहीं दुकान खोलता। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये है ऐसे करके मैं मैप बना के रखता था। देखो जैसे ये भिलंगना नदी आ रही है, यहाँ से भागीरथी नदी है, जो भी है आ रही है। अभी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, मतलब जो भी नदी के, उत्तराखंड की नदी के चार्ट होते थे वो मैं ऐसे बना लेता था। जैसे ये वाला है अलकनंदा नदी, और यहाँ से कौन सी नदियाँ मिल रही हैं सब मैं खुद ही हाथ से बनाता था। सारे चार्ट मैं हाथ से बना के रख देता था। जो मंदिर भी पड़ते थे बीच में मंदिर भी लिख देता था। मेन चीज़ें पूरे हाथ से बना के, जो अलकनंदा नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र, और ये भी कुछ था। मतलब ये तो चिपकाए अलग हैं, चिपकाए वाले मेरे अलग थे। और ये मैंने अलग, मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेता था मैं नदियों की और मंदिरों की, ऐसे करके बना के चार्ट रख देता था। एक परमानेंट अच्छे से राइटिंग बनाए थे मैंने, वो चिपका के रखे थे। चार्ट को ऐसे चिपका के बना के रखा हुआ था। और जैसे ये मैप भी लेके रख देता था। जैसे कभी कभी खाली मैप, इन खाली मैपों में मैं पहाड़ पर्वत कहाँ, यहाँ कौन से पहाड़ पर्वत होते हैं, यहाँ कौन से, इस तरफ कौन से क्या होता है बंदरगाह, इस तरफ कौन से होते हैं, खाली मैप में खाली कभी कभी के भरते रहा तो याद रहते थे। और इनको भी दीवार में चिपका दिया भर के अपने हाथों से। और ये तो परीक्षावाड़ी सबके पास होगी, परीक्षावाड़ी। और ये कभी सामान्य ज्ञान कभी मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि ये कठिन, इतने कठिन शब्द होते हैं मुझे सब कभी समझ में नहीं आए। लेकिन ये कभी कुछ नहीं आता तो ये देखने के लिए होती है कि कोई कठिन सवाल इसमें मिल जाता है, मतलब कोई कठिन से कठिन सवाल भी होता है उसको ढूंढना हो तो मिल जाता है। और ये परीक्षावाड़ी, ये देखिए, ये भी नहीं पढ़ी मैंने कभी। और तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा अभी तो सब कुछ। ये जो मेरे दोस्त आए हैं इनकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये भी निकालेंगे नेक्स्ट। देखो पैरी पैर दिखा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट एग्ज़ाम ये निकालेंगे। और अभी ये मेरे नोट्स ले गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैं नोट्स कैसे बनाता था, देखो मेरे नोट्स ये क्या है, हिंदी का है। हिंदी कहाँ से शुरू हुई थी? भाषा। तो यहाँ से जब जैसे जैसे टॉपिक होते हैं वहाँ से शुरू करना है। भाषा से शुरू हिंदी हुई थी, डायरेक्ट छलांग नहीं मारनी है। जहाँ से टॉपिक दे रखा है वहीं से शुरू करना है, भाषा परिवार। फिर उसके बाद हिंदी भाषा विकास, मेन अलग अलग पेन से लिखोगे तो जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सब देवनागरी की लिपि, ये इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन हिंदी के, आते भी है। तो उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ गढ़वाली भाषा, ये फिर यहाँ से शुरू होती है हिंदी। जो हिंदी के मेन क्वेश्चन होते हैं, जैसे काशी हिंदी न्याय परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना, इंदौर हिंदी, जो मेन प्रश्न है हिंदी के, ये जो हमेशा आते हैं लेकिन कहीं टॉपिक नहीं होता इनका। जैसे राजभाषा विभाग, छायावादी के प्रथम कवि, मेन क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद हिंदी शुरू होती है कबीरदास से, जहाँ से हमारा टॉपिक में, हमारे जो सिलेबस है उसमें कबीरदास से हमारे कबीरदास आते हैं। कबीरदास से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी, वो मैंने ऐसे लिखे थे। जैसे देखो सुदक कड़ी, निर्गुण निराकार, बीजक, ये सारे क्वेश्चन कबीर से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से शुरू किया था मैंने। और लास्ट देखिए कबीर का क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, इससे ऊपर कबीर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, इससे बाहर जितने मैंने लिखे हैं। फिर सूरदास आ गए सेकंड नंबर पे, 1428 से 1478 तक। सूरदास जी के भी यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके जितने भी यूट्यूब में कहीं मिले, कितने भी क्वेश्चन मिले, सारे देख के एक भी नहीं छूटना चाहिए। पहले तो एक ही जगह पूरे मिल जाएंगे, नहीं तो 3-4 जगह सूरदास को सर्च मारो, जितने भी क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट हैं। जैसे लिख दो यूट्यूब में सूरदास से आने वाले क्वेश्चन, 3-4 जगह सर्च मारो तो सारे क्वेश्चन आपको A to Z मिल जाएंगे, उससे आने वाले क्वेश्चन। फिर उसके बाद आते हैं तुलसीदास, मीरा, ऐसे करके जिस सिलेबस में जितने भी कवि हैं उनके बारे में लिख दिया, रसखान, जयशंकर प्रसाद, और उनके सारे क्वेश्चन लिख दिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो देखो स्टोरी बनाई, देखो मैंने सूर्य को बना दिया। उसने जो जो कविताएं लिखी थी, सूर्य ऐसा जागो फिर एक बार, सूरज भगवान ही तो बोलेंगे ना, जैसे जागो फिर एक बार, तो सूर्य भगवान हमें उठाते हैं तो जागो। तो इनकी एक बेटी थी, ऐसे कुछ करके, ऐसे करके एक मैंने कहानी बना दी, जो उनकी लिखी हुई किताबें उनसे मिलती जुलती एक कहानी बना दी, यहाँ पे लिख दी। और दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत को जी को मैंने लेटा दिया। और एक मित्र थी मेरी, लेटे लेटे अपने मित्र के बारे में सोच रही थी, सुमित्र, उसका नाम सुमित्रा, ऐसे करके कुछ एक कहानी बना दी। वो गिटार बजाता था, ऐसे करके कहानी बना दी। सुबह जो भी है कहानी अपने मन से बना लो आप, कहानी बन जाती है। और उनसे आने वाले क्वेश्चन भी ये हैं जो भी हैं।
और तीसरे नंबर पे माखन लाल चतुर्वेदी, इनसे आने वाले क्वेश्चन ये हैं। और चौथे मुक्तिबोध की भी एक कहानी बनाई है, मुक्ति मिल जाए मुझे, ऐसा हो जाए करके उनकी जो किताबें लिखी हैं उनसे जुड़ती हुई उन किताबों को लिखो और अपने मन में एक कहानी बना लो उन किताबों के बारे में, ठीक है। ऐसे सब मंगलेश्वर डाब, राजेश जोशी, शेखर जोशी भी कहानी बना लो एक। और ये जो भी है ये कवि जितने भी है सब लिख दिए, पितामह जोशी, माधवी, जितने भी आपके सिलेबस में कवि हैं सबको लिख लो, ठीक है। तो इसके बाद आता है नंबर आपका वर्णमाला का। ये खत्म हो गए, जो भी हिंदी के कवि ववि थे ये सब खत्म हो गया। वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण से शुरुआत करो, जो टॉपिक में दिए रहते हैं सिलेबस में। पहला टॉपिक वर्णमाला ही है, पूरा लिख दो, स्वर, व्यंजन, चित्र बना के लिखो, कभी भी ज़्यादा जल्दी याद होता है। ऐसे ऐसे क्रॉस करके लिखोगे तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। मतलब ये नोट्स आप देख लो, आप ऐसे हैं नोट्स, सिलेबस वाइज है पूरे, जो सिलेबस में दिया था मैंने उसी तरह कुछ आगे शॉर्ट नहीं मारा है, जैसा उसमें टॉपिक दिया था वैसे मैंने नोट्स बना लिए हैं। और देखिए बहुत लंबा हो जाएगा। अरबी शब्द, जैसे अरबी शब्द की मैंने पूरी एक कहानी बना ली, जो भी उसके मेन शब्द थे। अरबी की सब्जी खाते खाते, एक अजब आदमी, अजब अरबी शब्द है आदमी, और एक अजब औरत भी अरबी शब्द है, हैजा भी अरबी शब्द है। बात देखो, जिस रात कर्ज लिया, कर्ज भी अरबी शब्द है। एक उनके ऊपर स्टोरी बना दी, उन शब्दों के ऊपर ही पूरी एक स्टोरी बना दी। उसी रात मौसम खराब हो गया, वो दोनों मजबूर हो गए, मजबूरी भी अरबी शब्द है। भी वहाँ मदद के लिए, मदद भी अरबी शब्द है। तभी वहाँ मुसाफिर आया, तो मुसाफिर भी अरबी शब्द। तभी मौलवी साहब ने मदद करने आ गए। तो इसका स्क्रीनशॉट इस कहानी का आप यहाँ पे रोक के आप देख सकते हैं। अरबी शब्द की पूरी एक कहानी है, तुर्की शब्द की पूरी यहाँ तक एक कहानी है, रोक के देख लेना। और फारसी शब्द की पूरी एक कहानी है, ये रोक के देख लेना, यहाँ पे रोक के देख लेना कहानी पूरी। मतलब इन कहानी को याद कर लोगे आपको पूरे शब्द याद हो जाएंगे। और पुर्तगाली शब्द की पूरी एक कहानी है, इसको भी रोक के यहाँ पे इस कहानी को लिख लेना। बाकी ये तो कुछ नहीं, नॉर्मली ये याद हो जाएंगे। उसके बाद संधि, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखिए। मेरे ये तो नोट से मैंने अभी लाया, मैंने उसे मंगाए थे वीडियो बनाने के लिए, वो लेके आ गया, फिर ले जाएगा भाई अपना। यहाँ पे आया मैं बड़ी मुश्किल से, मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद वो लेके आए हैं नोट्स को वापस। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने बनाए थे। जो भी है शहनाई बजाने वाले, इनके ऊपर भी मैंने एक स्टोरी लिखी है, देख लीजिए कौन कौन क्या बजाता है, इनके ऊपर भी स्टोरी है। इसको भी रोक के स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और उपसर्ग ये देखिए, और देखिए सुमित्रा की स्टोरी देख लीजिए, इसको भी रोक के आप स्टोरी बना लीजिए। सविता नंदन ने क्या क्या कहानी लिखी है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराली की भी स्टोरी बना लीजिए, देखिए रोक के यहाँ पे। और क्या थे, और क्या मनोहर जोशी है, जो खुद ही याद करते। अब आप खुद ही अपने मन से जैसे नोट्स बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे तब जाके आपको जल्दी याद होगा। बाकी ये है, ये तो बीच में घुस गए। ऐसे हिंदी के मैंने नोट्स एक और बनाई थी, वो भी इन्हीं के पास है। अब ये आपकी आती है दूसरी नोट्स। देखिए उत्तराखंड जिला सीरीज, पहला जिला आया था हमारा कौन सा, उधम सिंह नगर। ये देखिए पहला जिला उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर का चित्र बना दिया मैंने, लंबा दिखता है उधम सिंह नगर, ऐसा लंबा दिखता है। एक एक पॉइंट उधम सिंह नगर से आने वाले क्वेश्चन, एक रुद्रपुर जितने भी तहसील हैं, यदि क्वेश्चन जो बनते हैं उसके लिख दिए। फिर दूसरा चंपावत का नक्शा बनाया, क्या क्या मेन जगह जो है वो लिख दिया। और उससे बनने वाले क्वेश्चन ये है। चंपावत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब लिख दिए। उसके बाद नैनीताल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब लिख दिए। योगेश सर की वीडियो भी देखते रहो, और परीक्षावाड़ी से भी जिले में घुसो, परीक्षावाड़ी में जो जिले दिए हैं उससे भी पूरे क्वेश्चन निकालो, और एक नोट्स बना के पूरा एक नोट्स बना दो। लास्ट में एक दो पेज छोड़ दो, ताकि कुछ और नए सवाल मिल जाए, कहीं कुछ नया मिल जाए तो उस जिले के आगे लिख दो। हर जिले के आगे दो पेज छोड़ दो, और ताकि एक जिले के सारे सवाल एक जगह हो तो याद करने में सही रहता है। वैसे ही जिला खत्म हो जाएगा तो आपका फिर उसके बाद आ जाएगा जिला खत्म होने के बाद नदियाँ वदिया करके लिख दो। और फिर मेलों का एक पूरा अलग नोट्स बना दो, मंदिरों का अलग नोट्स बनाओ। और फिर जो लेखक हैं उत्तराखंड के लेखक है, देखो जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था, कहाँ से, कुमाऊँ परिषद से। कुमाऊँ परिषद सबसे पहले उत्तराखंड में ये कुमाऊँ परिषद टाइप का ही कुछ हुआ था ना, हाँ। इससे फिर उसके बाद क्या आया था, 24 कमिश्नर, एक कमिश्नर करके इनके दूसरा तीसरा चौथे नंबर का कमिश्नर, ऐसे करके बना दो। फिर देखिए ऐसे करके फिर आया था छठवा, फिर भूमि बंदोबस्त का अलग नोट्स मतलब अलग वो बनाओ टॉपिक। फिर तृतीय बंदोबस्त, चतुर्थ पंच, ऐसे करके बंदोबस्त भी लिखते रहिए। और फिर इसके बाद लिखते रहिए। फिर इसके बाद क्या है, ये क्या उत्तराखंड का इतिहास, जो इतिहास वाला टाइप का होता है वो आपने देखा होगा, उससे आते 2-3 उससे। ये है उत्तराखंड का इतिहास, जैसे लाखों गुफा, ये गुफा, फड़नाली, हुल्ली, किमली गाँव, ये जो भी है। आप बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये नोट्स हैं, ये भाई लेके आया था, अभी इसको दे रहा हूँ। और हिस्ट्री का भी नोट्स तो उनके पास है, हिस्ट्री के नोट्स ला नहीं पाए क्योंकि वो जहाँ रहते हैं हल्द्वानी वहाँ है। तो हिस्ट्री के भी मैं ऐसे बनाता था, देखो जैसे सबसे पहले यूरोपीय आए, फिर पुर्तगाली आए। मतलब हिस्ट्री तो शुरुआत मैंने कहाँ से होती है हिस्ट्री की शुरुआत, जो
जो पूरा क्या होते हैं वो 4000 कितने करोड़ों साल पहले वाले से शुरुआत हुई थी हिस्ट्री की। उसके बाद आता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वहाँ से फिर मतलब हिस्ट्री शुरुआत जो सिलेबस में दिया है वहाँ से शुरुआत करनी है आपने, कहीं से भी उछल कूद के नहीं करनी है। और आज़ादी 1857 की क्रांति से लेके लास्ट आज़ाद होने तक एक एक सन से शुरुआत करनी है। पहले 1857 की क्रांति आई, फिर जो 1875 में जो भी हुआ था, 85 में जो हुआ था, 90 में जो हुआ था, फिर ऐसे सीनियरिटी से चलना है। जैसे ये देखो यहाँ चले हैं, सीनियरिटी से चले हैं। कौन कौन से स्वतंत्रता अधिनियम 47, कूका, देखो जैसे कूका आया था, क्या बताऊँ, ये तो ये नोट से नहीं है ना, ये तो मेरे ऐसे बिखरे हुए वो हैं कागज़। कूका आंदोलन के बाद क्या आंदोलन आया था, बंगाल विभाजन हुआ था, पहले हुआ था रंपा, फिर बंगाल विभाजन के बाद होम रूल, फिर रॉलेट एक्ट, सीनियरिटी से लिखा है। रॉलेट एक्ट के बाद क्या आया था, खिफालत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी, ऐसे करके सीनियरिटी से। फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर ये आई, ऐसे करके जो जो सीनियरिटी से आते गया सन वाइज, वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते रहने हैं। शुरुआत करनी है वहीं से, पुरातत्व काल जो होते हैं कालों से शुरुआत करनी है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर कौन आए थे, सबसे पहला आक्रमण किसने किया था वो आया था, फिर मुगल काल, फिर कौन सा काल, ऐसे करके बनाते रहने। ये है मेरे नोट्स, और बाकी तो अब ये ले जा रहे हैं वापस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लेके आए, हल्द्वानी से आए नोट्स। शकल नहीं दिखा रहा हूँ, जब आप निकलोगे ना तब दिखाऊंगा। सारे इनके पास 6-7 नोट्स है मेरे, बुक मतलब। बाकी ये भी क्लोज कर देता हूँ मैं। तो जैसे देखो दोस्तों, ऐसे जैसे मैंने चिपकाए, मैंने पहले भी आपको बहुत बार दिखा दिया है। पूरे दीवारों में नीचे तक चिपके हुए थे, देखो सब बच्चों ने निकाल दिए हैं। सारे मैप चिपके हुए थे। ये विश्व का मैप मैंने बनाया था, कौन कौन से वो पढ़ते हैं, महाद्वीप आदि, मैक्सिको, ब्रह्माशय, 7 लाइनें काटते, ये भी बना दिया था। कितने बार काटते हैं भूल गया मैं, कसम से कुछ नहीं पता मुझे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हैं ये। और यहाँ भी इस लाइन को कहाँ पे काटते हैं, कौन काटता है, ये सब A to Z। ये देखो सूर्य, जो ग्रह होते हैं, ग्रह भी बनाए थे मैंने। ये देखिए ग्रह, ये ग्रह कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या खूबियाँ होती हैं। और ये देखिए बंदरगाह, जो मैं बोल रहा था, ये पर्वत हो गए और ये बंदरगाह हो गए, ज्वारी बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। ये सब कुछ देखने में भी चक्कर आ रहा है दोस्तों। ये है मेरा जो स्टडी रूम था, स्टोर। तो कोई मैंने यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला, खैर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कम समय में ये नोट्स ये बोल रहे हैं मैं निकल जाऊंगा। ये अभी तहसीलदार की भर्ती और कनी सहायक की भर्ती है, एक बड़ी एक छोटी, किसी में भी निकल गए तो नेक्स्ट नोट्स उसको चले जाएंगे जिसको इसकी जरूरत होगी। ठीक है, डन। तो और क्या बोले फिर दिया आपने कुछ क्वेश्चन, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ। तो आप भी कमेंट पढ़ती है, किसी ने कुछ पूछा हो तो बताओ। नहीं, पढ़ाई के बारे में आपसे बहुत कुछ सबने पूछा, आपने सही अभी बहुत कुछ छूट गया होगा जो मैं नहीं बता पाया। मैं इतना क्या क्या छूटा है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा है ना, जब इसने इतने सालों के गैप के बाद ये आया, मुझे खुद डर लगा, क्योंकि मैं ही खुद मैंने नहीं पढ़ पाया। मैंने सोचा कैसे पढ़ेगा, एक प्रेशर था मेरे ऊपर ज़्यादा था। लेकिन ये धीरे धीरे पढ़ने लगा तो मुझे बीच में मेरे को डर भी लगा। मैंने कहा इतने साल दूर रहा है, कैसे करेगा। इसने काफ़ी मेहनत करी, फुल फोकस किया। बच्चा कभी भी, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो होपलेस नहीं होना। आपको पता है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। इसने किया, मैं तो नहीं, हम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। इतना बड़ा काम भी नहीं किया मैंने। नहीं, मैं क्या कहूँ कि मैं, मम्मी लोग इतने डर गए थे आर्मी से अब बिगड़ जाएगा। हर किसी का ऐसा होता है कि आर्मी से आएगा, दोस्तों के साथ जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये तो हर परिवार का सदस्य सोचता है ना। पर मुझे यकीन था ये कर लेगा, इसने देखिए मैं रिटायर होने के बाद सबसे पहले मैंने पार्टी करना छोड़ा, क्योंकि अगर मैं पार्टी करना जारी रखता तो मैं शायद फिर जॉब नहीं निकाल पाता। मैंने पार्टी वार्टी करना बंद कर दिया। और 2021 अक्टूबर में रिटायर आया, नवंबर दिसंबर मेरे पूरा 21 तो समझ लो 2 महीने तो निकल ही गया। 22 जो मेरी जनवरी थी वहां से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। 23 फरवरी को पटवारी का एग्जाम हो गया, मतलब 1 साल में ही पटवारी का एग्जाम भी। 22 जनवरी में तैयारी शुरू हुई, 23 फरवरी में एक पटवारी का एग्जाम हो गया और एग्जाम भी निकल गया ठीक ठाक नंबर से। और 1 साल के अंदर फिर उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। मुझे लगा कि मेरे 76 नंबर बन रहे, जब कट ऑफ मिलाते हैं घर में आगे, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद तो फॉरेस्ट गार्ड हुआ, कनिष्ठ वो भी निकल ही गया। उसके बाद तो फिर मैंने फॉर्म भरना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक जॉब चाहिए थी। जॉब मुझे मिल गई तो मैंने फॉर्म भरना छोड़ दिया। और 2022 मेरे लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि 22 में ही मैंने जनवरी से तैयारी भी करना शुरू की। 22 में ही सभ्यता भी हुई। सभ्यता 22 में हुई ना? 22 में सभ्यता, मेरी दूसरी लड़की सभ्यता भी 22 में हुई। और 22 में क्या हुआ, और 22 में सब कुछ अच्छा ही हुआ। हाँ, सब कुछ अच्छा ही हुआ। पूरी 1 साल तैयारी भी सही हुई, सभ्यता भी हो गई। और 23 में मेरी जॉब भी लग गई। 24 में भी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके सामने।
और फिर इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। बाकी आप सब लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हर परिवार वाला चाहता है कि उसका बच्चा सक्सेस हो। आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, अपना 100% देना है, धोखा नहीं देना है। एक बात और बताती हूँ इसके बारे में, आर्मी में छुट्टी आता था 8 बजे से पहले, 8 बजने में 5 मिनट में घर में होता था। अगर अपने दोस्तों के साथ भी जाएगा, कभी 8 बजे बाद घर नहीं आया। हमेशा से इसने अपने ये जैसे डिसिप्लिन में रहा घर में, हमेशा इसने कहना माना। इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने बुक्स ला के दी और उसने पढ़ा। मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोपा। बहुत दुख भी होता था कि मैं इस पर प्रेशर डाली, उसका आज फल मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। समझ लो मेरी जॉब इतना डिसिप्लिन में नहीं रहता था आर्मी। जब तक मैं मुझे लोग मेरे साथ जो उम्र के होंगे मुझे जानते होंगे, मैं बहुत घूमता फिरता भी था दिन के टाइम में, लेकिन शाम को मैं 8 बजे घर से आ जाता था। दिन में तो हम खटीमा ही रहते थे। सुनील दोस्त, रवि दोस्त तो लोग देख रहे होंगे। हमने कॉलेज कभी पढ़ा नहीं, लेकिन कॉलेज में प्रॉपर घुमा हूँ, प्रॉपर। और मेरे साथ रवि, सुनील और रवि सुनील में ही जाते, 3 जने हम ज्यादातर जाते थे। हमारे घर से कोई कॉलेज नहीं गया ना, इसने पूरा शौक कर रखा है बिना एडमिशन के। फिर उसके बाद अकल मुझे कब आई, 2000 जब मैं 2020 कितने में 16 में जब मेरी शादी का टाइम हो गया था, तब मैं थोड़ा सिंसियर हो गया, समझदार हो गया 2016 में। उसके बाद फिर 17 में शादी हो गई, बस उसके बाद 21 में रिटायर हो गया। शादी के 4 साल बाद रिटायर हो गया। तो तब मुझे अकल आनी शुरू हो गई। अभी भी कहाँ आई अकल, मेरी ट्रेनिंग की वीडियो देखते होंगे। अभी भी मुझे प्रॉपर अकल नहीं आई है। ऐसा ही मैं पहले भी था, जब मैं आर्मी में था ऐसा ही था, और अभी भी ऐसा ही हूँ। आने वाले टाइम में भी ऐसे रहूंगा। किसी को मेरी हेल्प चाहिए होगी तो जरूर मुझसे संपर्क करें। जय भारत। थैंक यू सो मच। ब्लॉग की समाप्ति करते हैं, बहुत लंबा हो गया, सॉरी। जिसको देखना है प्लीज देखना, जिसको नहीं देखना है गलत कमेंट मत करना। और जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी कराने वाले बहुत सारे वीडियोस हैं, वो देखना। लेकिन जिसको नॉर्मल समूह ग की तैयारी करनी है वो मेरे वीडियो देखना, क्योंकि इसमें यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी गलत कमेंट कर देंगे, बड़ा मोटिवेशन दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन उनके लिए यह है कि उनके लिए ये वीडियो नहीं है। यूपीएससी वालों के लिए बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, उनकी अलग वीडियो है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो ये है मेरी जिया दीदी जो अभी तक मेरा इंटरव्यू ले रही थी, और ये है इनका उपलब्धि। देखिए, जो जिसको हमारे परिवार के बारे में जानना है वो इसको पोस्ट करके देख सकते हैं। ये इनके राष्ट्रपति पुरस्कार, तीलू रोतेली पुरस्कार, ये इनका सम्मान पत्र। ये तो इन्होंने मेरा आज इंट्रोडक्शन लिया, क्या बोलते हैं इसका, परिचय लिया, जो भी लिया, मतलब वीडियो बनाई। ठीक है, थैंक यू। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। जिसको तैयारी देखनी है वो 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद का देखिए, वहाँ से शुरू करिए। बाकी स्ट्रगल जिया दी ने मुझे सिखाया है, इनसे ही मैंने सीखा कैसे स्ट्रगल करना है। इनसे भी मोटिवेशन लेना हो तो इनका भी इंटरव्यू लेंगे। बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं इन्होंने। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।